आलो आधारी पाठ का सस्वर वाचन एवं उसकी व्याख्या का ये 13वां वीडियो है। शर्मिला कलकत्ता में रहने वाले तातुस के जो बंधु थे उन्हीं की साहित्यिक मित्र थी और बेबी की वो हम उम्र थी, इसलिए बेबी को शर्मिला दी से बहुत लगाव हो गया था। लगाव का कारण केवल हम उम्र होना ही नहीं था, बल्कि कुछ और भी चीजें थी जिसकी वजह से शर्मिला को वो बेबी अपनी दोस्त मानती थी। वो क्या क्या चीजें थी, आइए जानते हैं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियां कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह ही देखती। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपने किसी बंधु बांधव को। तातुस उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियां मुझे आह्लादित कर देती। बेबी, एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों हैं? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहां आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे, खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात नहीं होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मतलब शर्मिला दी केवल उसके लेखन के बारे में ही बात नहीं करती थी, बल्कि उसके संबंधों, उसके शौक, उसकी दिनचर्या, उसकी आदतों और उसकी सुख दुख की बातें भी पत्रों के माध्यम से अपने पत्रों में किया करती थी। वो उसके पूर्व जीवन के बारे में, उसके पिता के बारे में, उसके अपने बंधु बांधवों के बारे में कहती कि तुम्हारा उनसे संबंध कैसा भी खराब क्यों ना हो, कितनी भी कड़वे यादें क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारे पिता हो, चाहे तुम्हारे भाई हो, चाहे तुम्हारे पति हो, उनको माफ करना ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। वो यह भी कहती है कि माफ करने से खुद का फायदा है, क्योंकि सारी ग्रंथियां जब खुल जाएंगी, मिट जाएंगी, तो मन हल्का हो जाता है और मन हल्का हो जाने से इंसान खुश महसूस करता है। इसके अलावा वह सजने संवरने की भी बात करती, हंसने मुस्कुराने की भी बात करती और एक वह सारी बातें करती जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करते हैं।
हालांकि ये दोनों ही साहित्यिक जगत के लोग थे, बेबी और शर्मिला दोनों, जिनका संबंध भौतिक सजावट से उतना संबंध नहीं होता। उनकी सजावट का संबंध आंतरिक होता है। वो कहती है कि कभी कभी मैं भी सजती हूं, तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं। वो यह भी कहती है कि जब हम मिलेंगे तो हम दोनों खूब सजेंगे एक दूसरे के लिए, खूब एक बातें करेंगे और खूब हंसेंगे। हंसने का कारण होगा तो, और नहीं होगा तो भी। वह यह भी कहती है अपने पत्रों के माध्यम से कि जब तुम एक केवल काम करने वाली के रूप में काम करती थी वह जीवन, और आज तुम एक लेखिका के रूप में रह रही हो, जी रही हो यह जीवन, उन दोनों जीवन को तुलना करो तो जीवन कितना सुंदर हो गया है, जीवन कितना खूबसूरत हो गया है, तुम्हें महसूस होगा। भौतिक चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन कितना मान सम्मान, कितनी इज्जत, क्या कभी संभव है? जो पहले की जिंदगी में तुम रह रही थी, क्या उसमें ऐसा संभव था? तो वही कहती है कि इतना कष्ट से, संघर्ष से तुम्हारा जीवन बीतने के पश्चात आज तो जो तुम्हारा इतना जीवन खूबसूरत हो गया है, इसका सीधा सा श्रेय, इसका पूरा का पूरा श्रेय केवल और केवल तुम्हारे अंदर की उस खूबसूरत गुण को जाता है, जिसको हम साहित्यिक लेखन के नाम से बोल सकते हैं, उसका साहित्यिक लेखन का नाम दे सकते हैं। इस तरह से वह उसके लेखन की प्रशंसा करती और उसे तरह तरह से प्रोत्साहित करती, और उसके सुख दुख दोनों को आपस में वो दोनों ही लोग शेयर करते। मुझे यह बात बड़ी मजेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात कही तो ए ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती, पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा। स्वामी यदि कहता यह साड़ी पहनो, इसमें तुम बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन अपने स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इसके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि आठों ओठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीजें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीजों का मुझे शौक नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला आपस में खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी।
देखिए, मनुष्य के शौक, उसके अंदर की इच्छाएं और दूसरों के समक्ष अच्छा दिखने की जो प्रवृत्ति है वह सब में पाई जाती है। ये अलग बात है कि ज्यादातर लोगों में यह सुंदर लगने की, अच्छा लगने की जो प्रवृत्ति है वह स्थूल रूप से होती है। जैसे चेहरा अच्छी तरह से सजा संवार लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए और एक अच्छा आकर्षण वेशभूषा और आवरण में लिपटकर दूसरों के सामने वो अच्छा और सुंदर दिखने का ज्यादातर लोग प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बौद्धिक होते हैं, वे गुणों के माध्यम से अच्छा और सुंदर बनने का प्रयास करते हैं। बेबी या शर्मिला दी दोनों इस दूसरी कैटेगरी की के अंतर्गत आती हैं कि जो अपने गुणों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से श्रेष्ठ और अच्छा दूसरों के समक्ष बनती हैं। सजने धजने के बारे में बेबी बात करती है कि बड़ा आश्चर्य भी वो करती है कि लोगों को इतना शौक क्यों है, लोगों को इतना जुनून क्यों है सजने संवरने का, अपने दोस्तों के सामने, अपने पति के सामने। स्पेशली जो औरतों के सजने संवरने की जो प्रवृत्ति है उस पर बेबी को बड़ा आश्चर्य होता है। यह आश्चर्य वाजिब भी है, क्योंकि एक सामान्य औरत की तरह, एक सामान्य स्त्री की तरह वह उस चीज को नहीं महसूस कर पाती, क्योंकि प्रकृति ने उसे एक विशिष्ट चीज देकर इस धरती पर भेजा है। वो भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, वो भले ही अनपढ़ लोगों के बीच या कम पढ़े लोगों के बीच रहती थी, लेकिन नेचर ने उसको वो गुण दिया था कि जैसे कि कहते हैं ना कि वो जो स्थूल चीजें हैं, जो दिखावटी चीजें हैं, जीवन में वो कभी भी उसे अच्छा नहीं लगा, बचपन से ही अच्छा नहीं लगा। सजने संवरने की जो प्रवृत्ति है और स्थूल रूप से अच्छा दिखने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर बचपन से ही नहीं थी। वह कहती है कि स्त्रियां अपने दोस्तों के सामने या अपने पति के सामने श्रेष्ठ दिखने के लिए तरह तरह से कपड़े पहनती हैं, तरह तरह से रंग रोगन लगाती हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पता नहीं उनके अंदर ये जुनून क्यों है। बेबी का यह आश्चर्य वाजिब है, क्योंकि हम जब उस स्थिति और उस परिस्थिति से नहीं गुजरते तो हम कैसे उसका कारण जान सकते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर अच्छा बनने का जो रास्ता होता है वो बाहरी होता है, स्थूल होता है। लोग अपने चेहरे से, अपने कपड़े से और अपने दिखावटी चीजों से दूसरों से श्रेष्ठ और अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। कर्म से और अंदर के गुणों से अच्छा बनने का जो गुण काबिलियत है वह केवल कुछ विशिष्ट लोगों में होता है। और यही चीज शर्मिला के अंदर भी है, यही चीज बेबी के अंदर भी है। जबकि 90% से ज्यादा लोग स्थूल रूप से, बाहरी रूप से, दिखावटी रूप से अच्छा और श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं। यही बात बेबी यहां कहना चाहती है कि मुझे कभी भी सजना संवरना या बाहरी रूप से, आवरण से, कपड़ों से मुझे कभी भी अच्छा दिखने की चाहत मेरे अंदर कभी नहीं थी, चाहे मुझे जिस परिस्थिति में ही मैं रही। अर्थात वो अपने मन की बात यहां करती है कि वो हमेशा एक विशिष्ट सोच और विशिष्ट आचरण के साथ रही है। वह कभी भी सामान्य व्यवहार नहीं कर पाती, उसके शौक सामान्य नहीं हैं जो आम लोगों के या जो भीड़ के होते हैं। तो यहां पर
कहीं ना कहीं हम सबको समझना पड़ेगा कि कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चीकने पान, अर्थात जो होनहार होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कुछ गुण होता है जो छिपा होता है, और जैसे ही वो प्रस्फुटित होकर उभर कर बाहर आ जाता है दुनिया उसको देखकर अवाक रह जाती है। और कुछ ऐसा ही बेबी के साथ भी होता है, बेबी के साथ भी हुआ कि बौद्धिकता, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने की कला, अनुभूतियों संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता, यह सारी चीजें उसके अंदर बचपन से ही भरी थी। जब तातुस के संपर्क में आई, जब एक गुरु मिला, तो वह सारी चीज, जो चीजें दबी हुई थी, ये गुण उसके अंदर से फूटकर बाहर आने लगे, जिसके प्रकाश से पूरा समाज आलोकित हो गया, और जिसकी वजह से आज उसके जीवन संघर्ष की कहानी हम सब डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात आती है कि वह अपने बारे में कहती है कि मुझे सजना संवरना तो नहीं है, कभी मेरा आदत थी, ना मेरा शौक था, लेकिन मैं सिंपल तरीके से रहती थी, लेकिन फिर भी लोग मुझे देखकर पता नहीं क्यों जलते थे। मतलब कि कहीं ना कहीं वह प्राकृतिक रूप से खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती वाह्य नहीं थी, वो गुणों की थी, वो कर्मों की थी, और नेचर ने उसे भी चेहरे से भी खूबसूरत बनाया होगा, इसीलिए लोग उसे देखकर चलते थे, उसके अच्छे गुणों से, उसके अच्छे कर्म से। और यहाँ आकर तातुस के पास से जब से आई, वो साड़ी के साथ वह सलवार सूट भी पहनती थी, और हमारे समाज में जहाँ पर सलवार सूट पहनना भी एक अपराध माना जाता है, स्पेशली आज भी कुछ ऐसे गांवों में, पिछड़े गांवों में बहुओं को या स्त्रियों को सलवार सूट पहनना एक, कहते हैं ना कि बहुत बड़ा फैशन या एक अपराध माना जाता है। साड़ी के स्थान पे अगर वो पहनती है, तो अगर वो यहाँ पे आने के पश्चात वो साड़ी के साथ वो सलवार सूट भी पहना करती थी, तो ऐसी स्थिति में देखकर तो और भी उसके जो पहले के जो औरतें थी, जो जिनके साथ वो रहती थी, देखती तो और भी जलती, क्योंकि कहीं ना कहीं बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से दोनों तरह से वह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और कर्म के सौंदर्य से पूर्ण एक स्त्री के रूप में वह नजर आती थी। यहां आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई, क्योंकि उसे सजना संवरना नहीं था। यहां पर भी सारे लोग बौद्धिक थे, जो कर्म के सौंदर्य की प्रशंसक थे, इसलिए उस दिखावटी बाह्य सौंदर्य से आकर्षित होने वाले समाज से दूर एक ऐसे समाज में आ गई थी जहां पे कर्म के सौंदर्य को ही देखा जाता था। इसलिए कहती है कि मैं उस समाज से दूर होकर, वास्तव में यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समाज से दूर होकर ऐसे समाज में आकर मैं बहुत बड़े संकट से, बहुत बड़े संघर्ष से बच गई। यहां मुझे सबका स्नेह मिलता। तातुस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। यह सब बस कहने भर की बातें होती हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उसके बिना बड़े मजे में हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर भी बड़ा करने की तरफ
में अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछोड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने ना आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बातें पूछ रही है। अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद है? फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आईं उसे सुना दिया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। बेबी अपने पूर्व के संबंधों की बात करती है, अपने बंधुओं की बात करती है, उनके साथ रहे गए दिनों की याद करते हुए उस कड़वाहट को महसूस करती है और चाहती है कि जो पिछली यादें हैं और जो पिछले जीवन के जो लोग हैं उनसे वह जितना ही दूर रहे उतना ही अच्छा है उसकी जिंदगी के लिए, उसके बच्चों के लिए। जब वह उनके साथ रहती थी तो उसे आश्चर्य होता है आज के समय कि जब उनके साथ रहती थी तो सोचती थी कि मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन जब वह उसने डिसीजन लिया अलग होने का, उनसे दूर होने का, उनसे दूर हुई और आज वह इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है तो उसे लगता है कि इंसान का जो सोच है वही सबसे बड़ी होती है। जब वो सोच रही थी कि इनके बिना नहीं रहा जा सकता तो उसे बड़ा भय लगता कि इनके बिना कैसे रह पाऊंगी। लेकिन आज वह उनके बिना, उनसे दूर एक अच्छी जिंदगी जी रही है, बड़ी सुख से रह रही है। तो कहीं न कहीं मनुष्य का जो विचार होता है वही बलवान होता है, वही प्रबल होता है, वही शक्तिशाली होता है। हमारे अंदर जैसे विचार होते हैं, बेबी के जैसे विचार पहले थे कि वह अपनों से दूर होने में घबराती थी, आज दूर होकर ही वह सुखी है। तो पहले के विचार कुछ और थे और आज के विचार कुछ और हैं। इसीलिए विचारों की वजह से ही आज वह इतना खुश है। अपने निर्णय की वजह से, अपने विचारों की वजह से उसने ऐसा निर्णय लिया, नहीं तो आज भी वह नारी की जिंदगी जी रही होती। विचारों की प्रधानता ही मनुष्य के सुख और दुख दोनों का मूल स्रोत है। हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारी जिंदगी भी वैसे ही होती है। तो पहले के विचार से और आज के विचार से इतनी भिन्नता है और दोनों उसी तरह से दोनों जिंदगियों की, दोनों तरह के, दोनों पहले की और आज की जिंदगी उसकी भी भिन्नता है। जैसे विचार वैसी जिंदगी। इस तरह की बातें वह सोचती है और फिर सोचती है कि आप आज उसके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और एक दिन ऐसे ही वह छत पर बैठी थी, उसके बच्चे भी साथ में थे, तो उसकी बच्ची पूछती है कि माँ तुम कभी स्कूल गई हो कि नहीं। यह भी कहती है कि माँ एक कविता सुनाओ। तो क्लास 7 तक ही बेबी ने पढ़ाई की है, तो उसी क्लास से संबंधित क्लास 7 के अंदर की वह कोई कविता सुनाती है तो बच्ची ठठाकर हंस पड़ती है, कहती है कि इतनी बड़ी माँ
और इतनी छोटी क्लास की कविता सुनाती है। तो वही बेबी सोचती है कि जब बच्चे मेरे बारे में जानेंगे, मेरी इस पढ़ाई लिखाई के बावजूद मेरे इस लेखन के बारे में जब बड़े होकर जानेंगे, तो उन्हें कितना आश्चर्य होगा कि मेरी माँ क्या थी और क्या बन गई। तो इस तरह से आज यहीं तक व्याख्या कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये सेकंड लास्ट ये वीडियो है। इसके बाद व्याख्या से संबंधित एक वीडियो और बनेगा, और यहीं पर लास्ट का जो वीडियो है कि उसके साहित्यिक कृति के प्रकाशन और फिर अपने गुरु के आशीर्वाद लेते ही यह कहानी आपकी आलो आंधार खत्म हो जाती है। तो इसका जो क्लाइमेक्स है, इसका जो अंत है, वह क्लाइमेक्स, उसका अंत जो है कल के वीडियो में करते हैं।